नमस्कार, 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार बिंद्रा। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ ग्रहण समारोह में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन में फरियादियों को किया आश्वस्त। कहा, सभी को बिना भेदभाव के मिलेगा न्याय। 400 से अधिक फरियादियों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के दिए आदेश। वाराणसी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने साइकिल यात्रा में लिया भाग। कहा, साइकिल चलाना स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए होता है लाभदायक। युवाओं से अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का किया आह्वान। लखनऊ में भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक की गई है आयोजित। बैठक में आगामी नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के चुनावों पर किया जा रहा है मंथन। और प्रयागराज में प्रयाग साहित्य महोत्सव का किया गया आयोजन। 5 दिवसीय महोत्सव में हिंदी कल, आज और कल विषय पर विशेषज्ञों ने रखे अपने विचार। समाचार विस्तार से। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। शिमला में ऐतिहासिक रिज मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में पद तथा गोपनीयता की शपथ ली। उनके साथ ही मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह पहला मौका है जब हिमाचल में उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहे। शपथ ग्रहण से पहले सुक्खू ने प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के घर जाकर उनसे मुलाकात की। साथ ही कहा कि प्रतिभा सिंह हमारी नेता हैं। भाजपा चाहती है कि कांग्रेस में फूट हो, लेकिन हम सब साथ साथ हैं। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में शनिवार को विधायक दलों के नेता चुन लिए गए। शिमला में 2 दिन की गहमा गहमी के बाद कांग्रेस की ओर से सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री और मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री चुने जाने की घोषणा की गई। गुजरात में भूपेंद्र पटेल विधायक दल के नेता चुने गए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पर्यवेक्षकों की कवायद और शीर्ष नेतृत्व के दखल पर अंततः समन्वय का फार्मूला तय हो गया। प्रतिभा सिंह सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थकों को मना लिया गया। शिमला में शनिवार सुबह से कांग्रेस विधायक एक होटल में जुटे रहे, जहां पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय कमलम में सर्वसम्मति से भूपेंद्र सिंह पटेल को विधायक दल का नेता चुना गया। इस दौरान केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, BS येदियुरप्पा और अजय मुंडा मौजूद रहे। बैठक के बाद पटेल ने कहा कि सभी नेताओं ने मुझे चुना है। गुजरात के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का समर्थन किया है। गुजरात में प्रचंड जीत के बाद भाजपा ने पहले से तय मुख्यमंत्री पद के चेहरे भूपेंद्र पटेल पर आखिरकार औपचारिक मुहर लगा दी। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कर्नाटक के पूर्व CM BS येदियुरप्पा और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की मौजूदगी में पार्टी के विधायकों ने भूपेंद्र पटेल को अपना नेता चुना। भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव विधायक कनु देसाई ने रखा। मुझे पूरा भरोसा है कि गुजरात की जनता ने जो भरोसा रखा है वो भूपेंद्र भाई सार्थक करेंगे। भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में आने वाले 5 साल में गुजरात का और विकास होगा। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भूपेंद्र पटेल ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे भूपेंद्र पटेल ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि उनकी सरकार ने समान नागरिकता संहिता को लेकर एक कमेटी बनाई थी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर नई सरकार आगे फैसला लेगी। वो तो बना दिया गया ही, हमने कमेटी की रचना कर दी गई है और जो भी उसकी भलामण आएगी उसके द्वारा ऊपर काम करेंगे हम। गुजरात में भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में नई सरकार सोमवार के दिन शपथ लेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। नई सरकार बनने से पहले जहां भाजपा ने जनता के साथ किए अपने वायदों को पूरा करने की बात कही है, तो वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर गुजरात को बदनाम करने के लिए आड़े हाथों लिया। 27 साल के ये संबंध और जिस प्रकार से विपक्ष ने गुजरात के लोगों को चुनाव जीतने के लिए
बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ठीक उसी प्रकार से गुजरात की जनता ने चुन चुन के जवाब दिए हैं। ये चुनाव सत्ता का चुनाव नहीं था, ये चुनाव संबंध और विश्वास का चुनाव था। और संबंध और विश्वास के चुनाव में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में विजय हुआ है। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी जीत मिली है, जिसको लेकर तमाम पुराने सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। पीएम मोदी ने भी चुनाव प्रचार के दौरान गुजरात की जनता से नरेंद्र भूपेंद्र की टीम को अभूतपूर्व जीत दिलाने की अपील की थी और कहा था कि भूपेंद्र को नरेंद्र से भी बड़ी जीत दिलाइएगा। और नतीजों के बाद 156 सीट जीतने पर पीएम मोदी ने भी गुजरात की जनता का आभार व्यक्त किया था। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनने जा रहे भूपेंद्र पटेल ने इस बार करीब 2 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। उन्होंने घाट लोडिया सीट से लगातार दूसरी बार ऐतिहासिक जीत हासिल की। भूपेंद्र पटेल गुजरात के पाटीदार नेता हैं और पाटीदार आंदोलन को खत्म कराने में भी भूपेंद्र पटेल की अहम भूमिका रही थी। भूपेंद्र पटेल 1995 में अहमदाबाद के मेमना नगर पालिका के पहली बार सदस्य चुने गए थे। इसके बाद 1999 और फिर साल 2004 में भी इसके सदस्य बने। 1999 से लेकर 2004 तक वो नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे। साल 2008 से 2010 तक अहमदाबाद नगर निगम के उपाध्यक्ष रहे। 2015 से 2017 तक अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के वे अध्यक्ष भी रहे। साल 2017 में भूपेंद्र पटेल ने पहली बार घाट लोडिया विधानसभा का चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड 1,17,000 वोटों से जीते और अब दूसरी बार विधायक बनने के बाद फिर से सीएम बनने वाले हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में आए फरियादियों को आश्वस्त किया कि बिना भेदभाव के हर किसी को न्याय मिलेगा। गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में मुख्यमंत्री ने एक एक करके फरियादियों की फरियाद को सुना। इस दौरान करीब 400 से अधिक लोगों ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि परेशान मत हो, समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को फरियादियों को न्याय दिलाने के लिए निर्देशित किया। वाराणसी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने युवा मोर्चा के साथ साइकिल यात्रा में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाना स्वास्थ्य पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक होता है। उन्होंने कहा कि कम दूरी के स्थानों पर लोगों को साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। युवाओं से आह्वान किया कि अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा जागरूक रहें। साइकिल यात्रा के उपरांत उन्होंने मलदिया चौराहे पर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। में सोसाइटी में साइकिलिंग का प्रचलन बढ़े, उस उद्देश्य के साथ हमारे काशी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने आज साइकिल यात्रा की, मैं भी यात्रा के साथ जुड़ा और इस यात्रा के माध्यम से हम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि यदि आपको दूर जाना न हो, आपके घर के नज़दीक वर्क प्लेस हो या तो घर के नज़दीक ही आना जाना हो तो साइकिल का अवश्य उपयोग करें, ताकि पर्यावरण की भी सुरक्षा हो, स्वास्थ्य की भी सुरक्षा हो और आपको सुविधा भी रहेगी, ट्रैफिक का भी समाधान हो। इस दृष्टि से साइकिलिंग का बहुत बड़ा महत्व है।
वाराणसी में आज सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बाबा काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर का विधिवत दर्शन पूजन किया। सर्वप्रथम मंत्री ने बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन करने के उपरांत बाबा विश्वनाथ मंदिर धाम पहुंचे और जलाभिषेक कर बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद प्राप्त किया। दूरदर्शन से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पहले भी काशी विश्वनाथ मंदिर आया था, लेकिन आज काशी विश्वनाथ मंदिर की भव्यता और स्वच्छता को मैंने देखा और बहुत ही आराम से दर्शन पूजन हुआ। ऐसा पहले संभव नहीं था। काशी विश्वनाथ मंदिर में आज अपने परिवार के साथ दर्शन पूजा की। हिंदू शास्त्र में काशी विश्वनाथ जी का एक बहुत बड़ा महत्व है। प्राचीन कालीन इस मंदिर में मैं पहले भी कई बार आया हूँ, लेकिन इस बार मैंने सारा परिसर क्षेत्र का जो विकास हुआ है, सुविधा बढ़ी है। मेरे साथ अनेक भक्तजन दर्शन पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं और दर्शन पूजा करके अपने स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। लेकिन इस बार सुविधा दर्शन के लिए हमें बहुत आसानी हुई। सब लोगों ने भी बहुत भक्तिभाव से दर्शन करते हुए मैंने देखा। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आज लखनऊ स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने की। इस अवसर पर धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। प्रदेश पार्टी पदाधिकारियों की बैठक इस मामले में महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसी महीने संभावित नगर निगम, पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों का चुनाव होने वाला है। पार्टी की चुनाव में क्या रणनीति होगी, इस पर विचार किया जाएगा। बैठक के पूर्व मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उपचुनाव में पार्टी की मैनपुरी और खतौली में हुई हार की समीक्षा की जाएगी और मायावती का भाजपा और सपा की मिलीभगत को बेबुनियाद बताया। चाहते हैं हम, हमारी आज राज्य की बैठक है, उसके बाद फिर क्षेत्रों की होगी, जिलों की होगी, मंडलों की होगी। हम लोग क्रम से पार्टी की जो व्यवस्था है, बैठकों के माध्यम से अपनी बात, अपने संगठनात्मक काम को आगे बढ़ाने के लिए रूटीन ये बैठक करते हैं। रूटीन बैठक है। जहाँ तक नगर निकाय चुनाव की बात है, तो नगर निकाय चुनाव की भी पूरी तैयारी हम लोगों ने की है, संगठनात्मक भी। तो उस संगठनात्मक तैयारी की आगे आरक्षण जारी हो जाएगा तो उसकी प्रक्रिया की एक नीति बनाकर हम लोग। भारतीय जनता पार्टी के कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी यदि अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ाती है तो वह 100% चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि केवल कन्नौज से ही नहीं, अखिलेश यादव जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, यदि उनकी पार्टी उनके खिलाफ चुनाव लड़ाती है तो वह लड़ने के लिए तैयार हैं। अब ठीक है, वो जो उनका काम वो कर रहे हैं, हमारा काम हम कर रहे हैं। उनका स्वागत है, वो अपनी पार्टी के नेता हैं, वो जहाँ से मर्जी चाहे वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। अब हम तो नहीं, हम तो मेरी पार्टी जाए, हम तो चाहते हैं मैं मैनपुरी लड़ा दे। पार्टी लड़ाएगी क्या? 100% भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश जी जहाँ से चुनाव लड़े मुझे वहाँ से चुनाव। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन ने मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। शनिवार शाम को विंध्य धाम पहुंचे राज्यपाल का अभिनंदन नगर विधायक रत्नाकर मिश्र ने अंगवस्त्र तथा अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ला व नगर मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह ने पुष्पगुच्छ भेंट कर किया।
दर्शन पूजन का कार्य नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्र ने संपन्न कराया। दर्शनोपरांत पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मां का दर्शन कर मैं धन्य हो गया। काशी आने के पश्चात मुझे इस पावन स्थल के बारे में ज्ञात हुआ। इसके निर्माण से विंध्याचल में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज के स्थापना दिवस के अवसर पर 5 दिवसीय प्रयाग साहित्य महोत्सव की शुरुआत हुई। 5 दिवसीय महोत्सव में हिंदी कल, आज और कल के विषय पर अलग अलग पहलुओं पर विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नंद किशोर पांडे ने कहा कि 5 दिवसीय इस हिंदी प्रयाग साहित्य महोत्सव में राजभाषा हिंदी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि संस्कृतनिष्ठ भारत की राजभाषा हिंदी होनी चाहिए। साहित्य साधना है तो प्रयागराज इस साधना का केंद्र बिंदु है। हिंदी साहित्य में जितने भी आंदोलन हुए उसका केंद्र प्रयाग ही रहा है। मेरा नाम मधुकर राय है। मैं हिंदी विभाग का शोधार्थी हूँ और हिंदुस्तानी एकेडमी में प्रयाग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। हिंदुस्तानी एकेडमी और नया परिमल के संयुक्त तत्वाधान में ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं, चाहे वो नाटक हुआ, रंगमंच हुआ, आलोचना, कहानी और कविता, हर विधाओं पर के संरचनात्मक और संवेदनात्मक जो बुनावट और गढ़ावट है उस पर बात की जाएगी। परिमल संस्था प्रयागराज की है और इस संस्था के माध्यम से साहित्य जगत में बड़े काम हुए, साहित्य को एक नई दिशा मिली। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज की युवा पीढ़ी और नए प्राध्यापक मिलकर के नौ परिमल का गठन करके उसके माध्यम से साहित्य की दिशा को परिवर्तित करना चाहते हैं और युगीन प्रवृत्तियों के अनुसार साहित्य लेखन को बढ़ावा देना चाहते हैं। यह जो कार्यक्रम है हम लोगों का नया परिमल जो संस्था है उसके साथ और हिंदुस्तानी एकेडमी, इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये साहित्य महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, प्रयाग साहित्य महोत्सव। यह महोत्सव जो है वो 10 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक चलेगा। इस महोत्सव की पूरी परिकल्पना इस रूप में है कि हम आमतौर पे साहित्यिक गोष्ठियाँ देखते हैं, संगोष्ठी देखते हैं हम, उनमें एक तरफा बातचीत होती है, वक्ता बोल देते हैं और फिर जो दर्शक हैं वो उनसे संवाद नहीं कर पाते। लेकिन यह साहित्य महोत्सव 2 तरफा होगा, मतलब कुछ विद्वान अलग अलग मुद्दों और विषयों पर बातचीत करेंगे जिसमें एक सूत्रधार उनसे संवाद करेगा और फिर दर्शक भी उसमें भागीदारी करेंगे। मानवाधिकार दिवस के अवसर पर लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड और वर्ल्ड चैरिटेबल के संयुक्त तत्वाधान में जियो और जीने दो विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रशंसनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रत्ना शुक्ला आनंद ने की। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता रितु दुबे, जाकिरा नाज, अफशा रिजवी और शाइस्ता अंबर प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी कार्यालय मैनपुरी में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि बड़े पैमाने पर महिलाएं और नौजवानों ने मतदान समाजवादी पार्टी के पक्ष में किया है और एक आंदोलन और एक नई शुरुआत का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव की तैयारियों का निर्णय जल्द लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके वो मसले उठाती है जिससे समाज में दूरियां पैदा हो, खाई पैदा हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी सौहार्द की राजनीति, मेल जोल की राजनीति जो नेताजी ने सिखाई और जिस तरीके से भाईचारे की राजनीति नेताजी से उसी रास्ते पर चलेंगे। इस तरह के बिलों का कभी भी समर्थन समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती है। इस बिल का पूरा विरोध समाजवादी पार्टी करती है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। पूजी थी एक किलकारी यही, इसी पावन धरा पर अवतरण हुआ था एक दिव्य पुरुष का। हजारों साल पहले भारत की कल्पना राम के बिना संभव नहीं है। जिन्होंने कभी युवराज, कभी महाराज, तो कभी सन्यासी सा जीवन बिताया। भगवान श्री राम जी ने अपने आदर्श के द्वारा समरसता की स्थापना की, जो दुष्टों का संहार कर भक्तों को भव पार कर
सन्मार्ग पर चलना सिखाए मर्यादा पुरुषोत्तम के हम। भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा का अर्थ है व्यक्ति के मन में आनंद और उल्लास की प्रतिष्ठा। ऐसे महापुरुष की जन्मभूमि जो अतीत के अंधेरों में खोती चली गई, वह जन्मभूमि अब फिर से जगमगाए। पूरा होगा वह सपना जिसे साकार होने में सदियां बीत गई। हम लोगों को पूर्ण विश्वास था कि भगवान राम का कार्य पूर्ण जरूर होगा। भारत भूमि के इतिहास का वह स्वर्णिम पल जिसकी हर किसी को प्रतीक्षा थी। इंतजार की वह घड़ियां अब समाप्त होने वाली है। कब मिटेगी भगवान और भक्त की दूरी, कब खुलेंगे मंदिर के द्वार। शुरू हो चुका है भगवान श्री राम के उस मंदिर का निर्माण, इसको आज पूरी दुनिया देखना चाहती है, पूजना चाहती है। हम जानेंगे सारी बातें मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष श्री नृपेंद्र मिश्र से। भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन ने चटगांव में बांग्लादेश के विरुद्ध तीसरे वनडे में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपने वनडे कैरियर का पहला दोहरा शतक लगाया। ईशान इस प्रारूप में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और उन्होंने इस मामले में वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है। ईशान ने 131 बॉल पर 210 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उनके अलावा विराट कोहली ने भी 113 रन बनाए। कोहली ने इस तरह तीनों प्रारूपों को मिलाकर अपने कैरियर का 72वां शतक लगाया और सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ दिया। बिहार के गया स्थित ऑफिसर्स प्रशिक्षण अकादमी में आज 22वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। आज देश को गया ओटीए से 69 नए सैन्य ऑफिसर मिले। इसके साथ ही टेक्निकल एंट्रीज स्कीम कोर्स की 61 जेंटलमैन कैडेट्स अधिकारी बने। इसके अलावा 49वें स्पेशल कमीशन ऑफिसर कोर्स के 8 जेंटलमैन कैडेट्स को भी अधिकारी का पद मिलेगा। जनपद अलीगढ़ में परंपरागत खेती से हटकर अतरौली में किसान स्ट्रॉबेरी उगा रहे हैं। वैसे तो स्ट्रॉबेरी की खेती आमतौर पर ठंडे प्रदेशों में होती है, परंतु नवीन तकनीक के माध्यम से गर्म मैदानी इलाकों में भी इसकी खेती की जाने लगी है। उद्यान विभाग के सहयोग से विकास खंड अतरौली के गांव शेरपुर के किसान विपिन कुमार और विनोद कुमार ने अपने अपने खेतों में स्ट्रॉबेरी की खेती की है। उन्हें इसके अच्छे उत्पादन की भी उम्मीद है। सभी किसान अपने अपने खेतों में उद्यान विभाग द्वारा समझाई गई नवीन विधि एवं तकनीक से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। विपिन कुमार और अंकित ने रेडकोट प्रजाति की स्ट्रॉबेरी लगाई है। किसानों ने बताया कि लगभग 1 हेक्टेयर में 22,000 पौधों का रोपण किया गया है, जिनमें अब फल आना आरंभ हो गए हैं। कुछ ही दिनों में उनके खेतों से अच्छी प्रकार की स्ट्रॉबेरी का उत्पादन होना शुरू हो जाएगा। काजवार की रहने वाली हूँ। गांव के बराबर में एक गांव में स्ट्रॉबेरी हो रही है। हमें बहुत अच्छा रोजगार मिल रहा है। नॉर्मल खेती से हटके, मतलब गेहूं धान वगैरह इनसे हटके ये एक नई खेती हुई है स्ट्रॉबेरी की। तो यहाँ स्थानीय लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं हम। उद्यान भवन अलीगढ़ से मुझे साहब लोगों की पूरी मदद मिली है। फुल कोऑपरेशन मिलता है, उनका सब्सिडी दी है उन्होंने, और स्ट्रॉबेरी की खेती भली भांति और अच्छी तरह से कर रहे हैं हम 2 साल से। हम पहले जो है गेहूं और धान की खेती बाजरा की करते थे, अब उससे हटके हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो हमने जो है ये स्ट्रॉबेरी की एक फसल हम लेके आए। ये विदेश से हमारा पौधा आता है, इजराइल से, कैलिफोर्निया से, और इसमें हमने देखा कि इसमें बेनिफिट हमें अच्छा है। मेरठ जिले में बने बैंड बाजों के बिना बारात अधूरी लगती है, क्योंकि मेरठ का जली कोठी इलाका वह इलाका है जहां पर ब्रिटिश काल से ही ब्रास के बैंड बाजे और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने का कारोबार होता है और यहां के बने बैंड और बाजे पूरे विश्व में अपनी धूम मचाते हैं। चाहे शादी हो, एनसीसी या सेना हो, सभी में मेरठ से बने बैंड बाजे व म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा है कि बीते 8 वर्षों में भारत से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट
इंस्ट्रूमेंट का एक्सपोर्ट 3.5 गुना बढ़ा है। इससे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति संगीत का क्रेज दुनिया भर में बढ़ रहा है। इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के सबसे बड़े खरीदार यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, जापान और यूएई जैसे विकसित देश हैं। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में म्यूजिक, डांस और आर्ट की इतनी समृद्ध विरासत है। उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र दीपेंद्र कुमार ने बताया कि मेरठ में बने बैंड बाजे का एक्सपोर्ट विभिन्न देशों में किया जाता है। मेरठ के बैंड बाजे व म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के उद्योग को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट व जीआई टैग में शामिल करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि यह कारोबार ब्रिटिश काल से चल रहा है और कुछ समय से इसके एक्सपोर्ट में तेजी भी आई है। मतलब उसका अपना एक इतिहास है जो कि आज़ादी से पहले से यहाँ पर ब्रास बैंड का काम होता आया है। आज की डेट में अगर हम बात करेंगे तो ब्रास बैंड से काफ़ी जो इकाइयाँ हैं, लगभग 400 से ज़्यादा इकाइयाँ इसमें काम कर रही हैं और लगभग हज़ारों की संख्या में कारीगर जुड़े हुए हैं। और ये ब्रास बैंड दिन पर दिन एक तरक्की कर रहा है, उनको एक इन्वायरमेंट इकोसिस्टम मिल रहा है और ये ब्रास बैंड आज की डेट में मेरठ से वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट भी हो रहा है, जिसमें कि मैक्सिमम यूएस में हो रहा है। मेरठ में लगभग सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं। ब्रास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो टोटल मेरठ में ही बनता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है क्लासिकल में हम देखें तो डग्गे, तबला वगैरह तैयार होता है, ढोलक तैयार होती है और भी जो भी चीजें हम वाद्य यंत्र में सारी मेरठ में तैयार होती है। हम लोग जो है सबसे ज्यादा हमारा रहता है यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन और अफ्रीकन कंट्रीज में गाना हो गया, चिली हो गया, इन सब जगह जाते। किसानों की इनकम डबल करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में रायबरेली में कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर में किसानों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कृषि वैज्ञानिकों व एक्सपर्ट के माध्यम से किसानों को पराली प्रबंधन व डीकंपोजर का बेहतर प्रयोग के साथ ही पराली को मत्स्य पालन में बेहतर उपयोग के गुण सिखाए गए। इससे जहां एक तरफ वायु प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री की सोच नीली क्रांति को भी बल मिलेगा और मत्स्य पालन के माध्यम से किसान अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। हाल ही में भारत सरकार के मत्स्य मंत्रालय द्वारा 2022 का बेस्ट इनलैंड फार्मर का अवार्ड पा चुके सुजीत चौधरी ने किसानों को मत्स्य पालन में पराली के बेहतर प्रबंधन के बारे में विस्तार से बताया। इसके साथ ही कृषि वैज्ञानिकों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में डीकंपोजर का बेहतर ढंग से उपयोग व पराली का अन्य कई स्थानों में महत्वपूर्ण उपयोग के विषय में बताया। यहाँ पर 5 दिवसीय जो प्रशिक्षण चल रहा है पराली के विषय में, उसी में आए हुए हैं। तो जो डीकंपोजर है छिड़काव के लिए, वो पराली के माध्यम पराली को कैसे क्या करना है, नष्ट करना है, उसी में आए हुए हैं। उसका अच्छा परिणाम भी मिलेगा। जैसे हमारे डॉक्टर, कई वैज्ञानिक लोग हैं, वो अच्छी सलाह दे रहे हैं उसके विषय में। पहले जब आप तालाब बनाएं तो उसमें पराली को अपने तालाब के सतह पे बिछा दें और फिर उसमें 6 इंच से लेके 1 फीट पानी भर दें। 2-3 दिन उसको अगर आप छोड़ देंगे तो जो भी आपका पानी सोखता है, ये पराली क्या करेगा, उन पोर्स में जाके उस पानी के सूखने के गति को कम करता है। तो इससे क्या होता है, आपका तालाब पानी कम सोखेगा, पहली बात। और जब आप इसमें मछली डाल देंगे। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन में फरियादियों को किया आश्वस्त, कहा सभी को बिना भेदभाव के मिलेगा न्याय। 400 से अधिक फरियादियों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के दिए आदेश। वाराणसी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने साइकिल यात्रा में लिया भाग, कहा साइकिल चलाना स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए होता है लाभदायक। युवाओं से अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का किया आह्वान। लखनऊ में भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक की गई है आयोजित। बैठक में आगामी नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के चुनावों पर किया जा रहा है मंथन। और प्रयागराज में प्रयाग साहित्य महोत्सव का किया गया आयोजन।
5 दिवसीय महोत्सव में हिंदी कल, आज और कल विषय पर विशेषज्ञों ने रखे अपने विचार। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।